हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का स्टेट का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है रैखिक सहसंबंध। आप जब क्लास 11 में थे तो आपने एक चरों के बीच संबंध कैसा होता है आपने वो पढ़ा था। अब हम लोग क्लास 12 में आ गए हैं तो हम लोग दो चरों के बीच संबंध कैसा होता है उसके विषय में हम रैखिक सहसंबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आपका चैप्टर देखो स्टार्ट होता है। कोई भी जो देखो चल दो प्रकार के होते हैं अक्सर। अब चल में देखो दो प्रकार से उसमें परिवर्तन हो सकता है। फर्स्ट क्या है, चल में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट है आपका दो चलों के बीच कार्य कारण का संबंध हो। कार्य कारण मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध हो। मतलब देखो अगर बिक्री बढ़ेगी तो उससे क्या होता है, लाभ बढ़ता है। तो अगर बिक्री कम होगी तो लाभ क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों में देखो कार्य कारण का संबंध होता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, जैसे वर्षा और उपज। अगर किसी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा हो रही है तो उस क्षेत्र में किसी भी फसल की पैदावार क्या होगी, ज़्यादा होगी सामान्यतः। अगर उस क्षेत्र में वर्षा अगर समझो कम हो रही है तो उस क्षेत्र में लगभग जो फसल की पैदावार होती है क्या होती है, कम होती है। तो इन दोनों के बीच कैसा है, कार्य कारण का संबंध है। सेकंड देखो कीमत और मांग। कीमत और मांग में क्या होता है, जैसे देखो जब हम लोग बाज़ार में अगर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो किसी भी चीज़ की अगर जो वस्तु की जो कीमत अगर कम होती है तो उस वस्तु की लोग ज़्यादा क्या मांग ज़्यादा करते हैं। तो कीमत कम होगी तो किसी भी वस्तु की मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कीमत ज़्यादा होगी तो किसी भी वस्तु की मांग क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ देखो जो मेन फैक्टर यहाँ क्या है, कीमत है। मतलब ये कारण है, कीमत आपका क्या है, यहाँ पे कीमत आपका कारण है और मांग आपका कार्य है। क्योंकि जो मांग है कीमत के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। अब सेकंड है आपका खर्च, थर्ड है आपका खर्च और बचत। खर्च और बचत में क्या होता है, अगर समझो कोई एक मिस्टर ए हैं, समझो अगर उनकी सैलरी 10,000 है और उसमें से समझो वो 6,000 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, तो उनके पास बचत कितनी होगी, 4,000 होगी सेविंग्स। अगर वही तो सिंपल सी बात मेरा क्या कहना है, अगर खर्च ज़्यादा होगा तो बचत क्या होगी, कम होगी। अगर खर्च कम होगा तो बचत क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो आपका मेन कारण क्या है, यहाँ पे कारण आपका क्या बनना है, यहाँ पे खर्च आपका क्या है, यहाँ पे कारण है और बचत क्या है आपकी, कार्य है। क्योंकि जो बचत है ये खर्च के ऊपर ही क्या होती है, आधारित होती है। खर्च ज़्यादा बचत कम, खर्च कम बचत ज़्यादा। तो पहला संबंध क्या हो सकता है, कार्य कारण। अब हमें दूसरा करना है, दो चरों के बीच अन्य कारण का संबंध हो। अन्य कारण मतलब ये परोक्ष कारण भी उसे हम लोग बोल सकते हैं। अन्य कारण देखो एग्जाम्पल में हम समझेंगे, मांग बढ़े और पूर्ति बढ़े। समझो ये चौक है मेरे पास, इस चौक की मार्केट में मांग मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर मांग ज़्यादा होगी, जो सप्लायर होते हैं वो इसकी चाक की सप्लाई क्या ज़्यादा करेंगे तो इसकी क्या पूर्ति भी बढ़ेगी। मतलब मांग ज़्यादा होगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। सेकंड क्या है, पति की आयु और पत्नी की आयु। समानता क्या होता है हमारे भारत देश में, जो पति होता है वो अपने पत्नी की एज से लगभग 2 या 3 साल बड़ा होता है, ठीक है। अगर पति की आयु ज़्यादा होगी तो पत्नी की भी थोड़ा उसमें बढ़ेगी। तो इसमें देखो कोई संबंध नहीं दिख रहा है, मतलब अन्य कारण का कोई प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। तीसरा क्या आपका रेनकोट की बिक्री और बरसाती जूतों की बिक्री। समानता क्या होता है, जब बरसात का सीज़न आता है तो लोग बरसाती जूते और रेनकोट की डिमांड करते हैं। क्या रेनकोट की बिक्री और बरसाती जूतों की बिक्री एक दूसरे पर आधारित है, नहीं है ना।
तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो इन दोनों के बीच कैसा का संबंध है? परोक्ष कारण, परोक्ष बोलो या फिर अन्य कारण बोलो, तो आपका दो प्रकार से संबंध हो सकता है। अब इसी रैखिक सहसंबंध क्या होता है, अब हमें आपको ये बताना है। यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, मिटा देता हूँ इसे। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, ये आपका 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा पूछ सकता है, चल में परिवर्तन किन कारणों से हो सकता है? तो 2 कारण से, एक प्रत्यक्ष कारण और एक परोक्ष कारण। दोनों का एग्जाम्पल लिख लेना। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। आप लोग अपने बुक में थियरी जो है उसे पढ़ लेना अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंबंध क्या होता है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ते हैं सहसंबंध, आप लोग बुक निकालिए। बुक में पेज नंबर 61 सहसंबंध और सहसंबंधांक गुणांक उसमें दिया हुआ है। तो उसमें देखो जो सेकंड पैराग्राफ में दिया है, 2 चरों के बीच रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता के माप को सहसंबंध कहते हैं। ये आप लोग लिख लेना। दो चरों के बीच रैखिक सहसंबंध संबंध की घनिष्ठता के माप को सहसंबंध कहते हैं। ये आप लोग याद कर लेना। अब देखो जो ये सहसंबंधांक होता है, ये जो 2 चल होते हैं उनके बीच घनिष्ठता बताता है। मतलब ये घनिष्ठता मतलब क्या होता है कि ये आपका धन में है कि ऋण में है कि आंशिक धन में है कि आंशिक ऋण में है, ये आपको इसमें डिग्री बताता है। ठीक है। अब देखो हमें सहसंबंध को अध्ययन करने के लिए 3 विधि दी हुई है। विधि सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए तीन विधि है। तो देखो आपका फर्स्ट विधि कौन सा है इसमें? विकर्ण आकृति की विधि। सेकंड आपका है कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि।
और थर्ड आपका है स्पेयरमैन के क्रमांक विधि। तो यहाँ देखिए हम लोग को 3 विधि से सहसंबंध निकालना है। फर्स्ट आपका है विकर्ण आकृति की विधि, सेकंड आपका है कार्ल पियर्सन के गुणन प्रधान की विधि, और थर्ड आपका है स्पेयरमैन के क्रमांक विधि। इसमें तीनों इम्पोर्टेंट हैं। जो विकर्ण आकृति की विधि है इसमें आपको ग्राफ पेपर बना के आपको सॉल्व करना रहेगा और ये सबसे इजी मेथड है। उसके बाद है आपका कार्ल पियर्सन के गुणन प्रधान की विधि। कार्ल पियर्सन में आपको फॉर्मूले द्वारा सॉल्व करना है, इसे मैं आपको कराऊंगा। इसके 3 मेथड हैं। और स्पेयरमैन के क्रमांक की विधि, इसमें आपको रैंक दे के सॉल्व करना होता है। तो आज हम लोग अपना सबसे पहला जो मेथड है विकर्ण आकृति की विधि, इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे और आप लोग ग्राफ पे इसे अच्छे से सॉल्व करना, और आपको ग्राफ से ही पता चल जाएगा कि आपका ये धन सहसंबंध है कि ऋण सहसंबंध है कि आंशिक धन है कि आंशिक ऋण है कि, और एक और होता है कि इसमें सहसंबंध का अभाव है। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे आपका विकर्ण आकृति की विधि। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, मैं मिटा रहा हूँ इसे, आप लोग नोट डाउन कर लेना। जो अपना जो फर्स्ट मेथड है विकर्ण आकृति की विधि। अब देखो विकर्ण आकृति की विधि में क्या होता है, आप लोग अपने बुक पे आइए पेज नंबर 61 पे, उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपको उसमें टिक कर लेना है। देखिए, 2 संबंधित चरों के बीच के सहसंबंध के स्वरूप को आकृति द्वारा प्रस्तुतिकरण की यह सरल विधि है। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका सहसंबंध होगा उसे हम लोग ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और 2 चरों के बीच सहसंबंध के स्वरूप को जानने हेतु इस एक ही विधि को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तदुपरांत इस विधि द्वारा अधिकांश 2 चरों के बीच सहसंबंध की घनिष्ठता भी निर्देश मिलता है। मतलब ज़्यादातर लोग इस विधि का उपयोग करते हैं और इससे हमें घनिष्ठता मतलब डिग्री का पता चलता है। मतलब ये धन है कि ऋण है कि आंशिक है कि अभाव है। ओके, तो देखो अब इसमें विकर्ण आकृति विधि में आपका 4 मेथड हो सकता है, 5 मेथड। देखो फर्स्ट आपका है संपूर्ण धन सहसंबंध, ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड आपका है संपूर्ण ऋण सहसंबंध, थर्ड आपका है आंशिक धन सहसंबंध, फोर है आपका आंशिक ऋण सहसंबंध, और आपका एक 5वां है सहसंबंध का अभाव।
मेरे पास प्लेस नहीं है तो कहाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में से आपको डिटेल में समझा दूँगा। सहसंबंध का अभाव। विकर्ण आकृति की विधि से आपको 5 प्रकार के घनिष्ठता का पता चलेगा। फर्स्ट आपका है संपूर्ण धन सहसंबंध, सेकेंड आपका संपूर्ण ऋण सहसंबंध, थर्ड है आपका आंशिक धन सहसंबंध, फोर्थ आपका आंशिक ऋण सहसंबंध और 5 आपका है सहसंबंध का अभाव। तो हम लोग पहला सीखेंगे संपूर्ण धन सहसंबंध। ध्यान दो, आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपका ग्राफ देखो ऐसा बनता है। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई हुआ। यहाँ पे हम लोग कुछ कीमत लिखेंगे। ध्यान दो, जब भी आपका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, मतलब एक सीधे लाइन में, सभी पॉइंट देखो एक ही रेखा पे आ रहे हैं, ठीक है। जब भी आपका ग्राफ ऐसे, मतलब सभी जो लाइनें एक ही रेखा पे आ जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं संपूर्ण धन सहसंबंध, ठीक है। तो इसमें एक ही ध्यान रखना, आपका जो ग्राफ देखो बाईं ओर से दाईं की ओर जा रहा है, बाईं से दाईं की ओर, और ये जो ग्राफ देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। जब भी आपका ग्राफ बाईं से दाईं की ओर और नीचे से ऊपर की ओर तथा जो सभी जो ये बिंदु हैं एक ही रेखा पे आ जाएं, एक ही रेखा पर सीधे आ जाएगा, मतलब देखो यहाँ सब सीधे आ जा रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण धन सहसंबंध। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आप जब ग्राफ बनाओगे आपका ग्राफ ऐसा मिलेगा, तो समझ आपका ये संपूर्ण धन सहसंबंध है। अब देखो इसकी कीमत हमेशा 1 होती है, +1 होती है, ठीक है। संपूर्ण ऋण सहसंबंध कैसा होगा, इसमें समझ लो आपका ये ग्राफ है, एक्स वाई। आपका ग्राफ जब भी देखो ऐसा बने, यहाँ पे आप कुछ पॉइंट होंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण ऋण सहसंबंध। इसकी कीमत हमेशा -1 होती है। तो आप लोग ग्राफ से देखो, जो इसमें जो वैल्यू है वो क्या होगा, देखो जो ग्राफ है बाईं ओर से दाईं की ओर ही आ रहा है, और जो ग्राफ है मतलब जो बिंदु है देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और सभी एक ही लाइन पर हो, ठीक है। मतलब ये जो रेखा एकदम सीधी बनी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण ऋण सहसंबंध बोलते हैं, ठीक है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे, आपका वैल्यू बाईं से दाईं की ओर आई हो और ये ऊपर से नीचे, और जो सभी बिंदु एक ही रेखा पर आए हुए हों, वो भी सीधे।
सीधे आए तो उसे हम लोग संपूर्ण ऋण सहसंबंध बोलेंगे। ठीक है, ये मेथड आपको समझ में आ गया। अब देखो आपका थर्ड है आंशिक धन सहसंबंध। आंशिक धन संबंध कैसे बनेगा? समझ लो आपका ये ग्राफ है, जब आपकी वैल्यू देखो लगभग ऐसा है, वो एक ऊपर एक नीचे ऐसा, ठीक है, ऐसा लगभग बना हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आंशिक धन सहसंबंध। ऐसा ग्राफ बने आपका तो देखो इसमें भी आपका जो वैल्यू है बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जो सभी पॉइंट है मतलब क्या है, थोड़ा एक दूसरे से दूर है, मतलब सीधे एक ही लाइन पे नहीं आए हुए हैं, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हैं। ठीक है, जब ये ऐसा संबंध दिखेगा हम लोग क्या बोलेंगे? उसे आंशिक धन सहसंबंध बोलेंगे। तो आप लोग सेम कॉपी पेस्ट कर लेना। यहाँ पे जो है बाईं से दाईं की ओर, ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर, और जो सभी जो बिंदु है थोड़ा एक दूसरे के एकदम सीधे रेखे नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े में हों। एक ही रेखा पर सीधे ना हो तो उसे हम लोग बोलेंगे आंशिक धन सहसंबंध। और इसकी कीमत हमेशा +1 के करीब होती है लगभग, जैसे 0.80, 0.91 ऐसा होता है। ठीक है, अब आंशिक ऋण सहसंबंध क्या होगा? आंशिक ऋण सहसंबंध ग्राफ आपका देखो कैसे बनेगा। ये आपका x है, ये y है। आंशिक ऋण सहसंबंध कैसे बनेगा? आपका जो ग्राफ है मतलब ऊपर से नीचे की ओर आई हो, वो भी एक ही लाइन पे ना आए हुए हो। ठीक है, लगभग ऐसा बना हो। ठीक है, जब भी आपका ग्राफ ऐसा होगा इसे हम लोग बोलेंगे आंशिक ऋण सहसंबंध। तो ग्राफ क्या होगा? बाईं से दाईं की ओर जाएगा, और जो वैल्यू है ऊपर से नीचे की आएगी, और सभी बिंदु एक ही रेखा पर सीधे ना आए। ठीक है, जब भी आपका ऐसा ग्राफ बनेगा मतलब ऊपर से नीचे और बाईं की दाईं ओर और सभी बिंदु एक ही लाइन पर ना आए हुए हों। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे आंशिक ऋण सहसंबंध। आई होप ये आपको सभी चारों मेथड समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा एक बार इसे आप फिर से रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, वीडियो को। तो मैं आपका 4 मेथड हो गए हैं। एक बात आप ध्यान रखना, जो धन सहसंबंध हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, और जो ऋण सहसंबंध होता है ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक 5वां मेथड है सहसंबंध का अभाव, वो मैं करवा देता हूँ। तो इसे मिटा देता हूँ, आप लोग इसे राइट डाउन कर लेना। ओके, जो 5वां मेथड है सहसंबंध का अभाव, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, तब तक आप इसे लिख लेना। जब भी देखो आप ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y, जब भी आपका ग्राफ लगभग इस प्रकार से बना, मतलब जो सभी पॉइंट हैं
बहुत एक दूसरे यादृच्छिक रूप से कहीं भी फैले हुए हों, ठीक है, मतलब ऐसा लगभग कुछ ऐसे पॉइंट बन जाते हैं। मतलब यादृच्छिक रूप से एक दूसरे पे कहीं भी फैले हो, मतलब उनके बीच किसी प्रकार का रेखिक मतलब ऊपर नीचे किसी प्रकार कुछ संबंध नहीं बन रहा हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सहसंबंध का अभाव। मतलब इसमें क्या है, सहसंबंध का अभाव है। ओके, ये आपके 5 मेथड हो गए विकर्ण आकृति की विधि। अब आप लोग क्या करना, पेज नंबर 66 पे आना, उस पर विकर्ण आकृति के गुण और दोष दिया है, ये आपको 3 मार्क्स में पूछ सकता है, तो आप लोग कल याद करना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है और मैं आपसे आकर पूछूंगा, ठीक है, वीडियो में ही। तो अब देखो, आपको एक्सरसाइज 2.1 है, ये आप लोग खुद से बना सकते हो और आपको इसमें बताना है कि ये धन साथ संबंध है कि ऋण साथ संबंध है, आपको सिर्फ यही बताना, मतलब उसकी घनिष्ठता कैसी है, ठीक है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग ये घर में बैठ के एक होमवर्क करना, ग्राफ पे बनाना है आपको, इसे मिटा दें पूरा। ओहो, वही मिटा दिया। चलो देखो, स्वाध्याय 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग दूसरा तीसरा आप खुद कर सकते हैं। देखिए पढ़िए, एक बॉल पेन बनाने वाली कंपनी की सबसे अधिक बिकने वाली बॉल पेन के मूल्य एवं उसकी पूर्ति के बीच संबंध जानने हेतु एकत्रित की गई निम्न सूचना से विकर्ण आकृति बनाकर उसका अर्घटन कीजिए। देखो, आपको मूल्य दिया है और पूर्ति दी है, तो मेरा ग्राफ यहाँ पे अच्छे से नहीं बनेगा, आप लोग ग्राफ पेपर में अच्छे बनाना। ये आपका x एक्सिस हुआ, ये y, तो x पे आपको मैं मूल्य लेता हूँ, मूल्य रुपए में, y पे मैं लेता हूँ मासिक पूर्ति, ये भी आपको इकाई में दिया हुआ है। तो देखो, आपको क्या है, देखो जब मूल्य 14 है तो उसकी पूर्ति 32 है, 16 है 50 है, 12 है तो 20 है, 11 है तो 12 है, 15 है तो 45, 13 है तो 30, 17 है तो 53। तो इसमें सबसे देखो, मूल्य में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, आपको देखना है बुक में, देखो आप लोग 11 है, ठीक है, तो मैं 10 से स्टार्ट करूँगा और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है मूल्य में, 17। मतलब मूल्य में देखो, छोटी, ये छोटी है, बड़ी 11 और 17 है, और पूर्ति में सबसे छोटी वैल्यू देखो क्या है आपकी, 12 है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, 53, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 11 17 है, तो मैं यहाँ पे 10-10 की मतलब एक का गैप लूँगा। अब मुझे डायरेक्ट 10 से स्टार्ट करना है, तो इसे मैं थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ, ऐसा जिग जैग लाइन। तो देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी 10 है और बड़ी 53 है, तो मैं यहाँ 10-10 कर लूँगा, 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। आप लोग ग्राफ बनाना जानते ही होंगे। अब जब हम लोग जो कीमत उसे डिनोट करते हैं, मूल्य जब 14 है
तो पूर्ति कितनी 32 है, 14 ये रहा, पूर्ति 32 लगभग यहाँ पे आएगी। तो देख लेना एक बार। फिर सेकंड देखो 16 है तो 50 है, 16 कहाँ है आपका, ये जब मूल 16 रुपये तो उसकी पूर्ति कितनी है 50 रुपये है, 50 ये रहा। फिर आगे देखो जब 12 है तो कितनी 20 है, 12 कहाँ है, 12 और 20। उसके बाद जब 11 रुपये है तो पूर्ति कितनी है 12, 11 ये रहा, तो 12 लगभग यहाँ पे आएगा। फिर देखो जब 15 है तो 45 है, 15 ये रहा, और 45 आपका लगभग यहाँ पर आएगा। थर्टीन पे 30 है, 13 ये रहा, 30 ये, अब जब 17 रुपये मूल है तो 53 है, 17 ये रहा, 53 लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप लोग ग्राफ बनाओगे तो एकदम सीधा बनेगा। ठीक है, मेरे ऐसा बना रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, एकदम सीधी लाइन जाएगी। तो इन सब के बीच आई थिंक संपूर्ण धन सह संबंध होगा। अगर सीधी लाइन जाएगी, अगर सिर्फ ऐसा टेढ़ा ही रहेगा तो आंशिक ऋण सह संबंध होगा। तो आप लोग ग्राफ में अच्छे से बना के देख लेना। ठीक है, बाकी आपका 11 जो 2 और 3 आप लोग के लिए होमवर्क है, करके आना। ठीक है, आपको बता देना है कि दोनों के बीच कैसा संबंध है, संपूर्ण कि आंशिक, ये आपको बताना है। ठीक है, आज के लिए आपका समाप्त हुआ। बाकी कल हम लोग काल पेयर्सन का विधि सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।